विज्ञान सेशन में आप लोग का स्वागत है। मैं ऋचा सेठ आस विद्यालय की तरफ से आपके ये सेशंस ले रही हूँ। और जैसा आप जानते हैं कि हम लोग गति का चैप्टर कर रहे हैं, तो आप बच्चों, आप सबके पास बुक्स है अपनी। तो आपके पास बुक्स है तो ये वाला चैप्टर खोल लीजिए, क्योंकि हम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स मार्क करते हैं। तो कहीं ऐसा नहीं हो कि आपसे कोई पॉइंट मिस हो जाए। तो हमारा आज का जो टॉपिक है गति, तो हमारा चैप्टर है, लेकिन आज जो हम टॉपिक इसमें कवर कर रहे हैं वो है सरल रेखीय गति। तो बच्चों, आप लोगों ने, हमने इससे पहले वाले सेशन में बात करी थी कि जो गति होती है विभिन्न प्रकार की हो सकती है। अगर कंपन हो रहा है हम उसको भी गति कहते हैं। जो सीधी रेखा में चल रही है वो सरल रेखीय गति हो गई। जो आपकी घूम रही है उसको हम वृत्तीय गति बोलते हैं। तो गति विभिन्न प्रकार की होती है। और उसमें हमने एक चीज ये भी देखी, जरूरी नहीं है कि वो जो वस्तु है वो अपना स्थान छोड़ के दूसरे स्थान तक पहुंच जाए गति करते हुए। जैसे अगर हम कंपन की बात कर रहे हैं, तो कंपन अगर हो रहा है तो वो आपका वो चीज आपकी अगर हाथ में है तो आपके हाथ में रहेगा, लेकिन बस वो हिलेगा डुलेगा। ये नहीं है आपके हाथ से वो टेबल पर पहुंच जाए। वो भी एक गति होती है कि आपने कुछ चीज उछाली और दूसरी जगह चली गई, वो भी गति है। लेकिन एक स्थान पर भी रह के भी गति हो सकती है। तो ये देख रहे हैं, तो गति हमें अब थोड़ा सा एक डिटेल में समझने का टाइम आ रहा है। तो आज सेशन में हम लोग सरल रेखीय गति के बारे में थोड़ा डिटेल में समझेंगे। तो बच्चों, हम लोग जब गति को समझना है तो हम किसी वस्तु की स्थिति को एक निर्देश बिंदु के हम एक निर्धारित करते हैं कि अच्छा, इस स्थिति से अगर चेंज होगा तो हम उसे गति में कहेंगे। इसके लिए हम एक आपसे एक एग्जांपल लेकर समझाते हैं कि आपके गांव में एक स्कूल रेलवे स्टेशन से 2 किलोमीटर दूर पर है। ठीक है, मतलब आपके जो गांव है वहां पे एक स्कूल भी है और एक रेलवे स्टेशन भी है। रेलवे स्टेशन और स्कूल का जो डिस्टेंस है वो 2 किलोमीटर उत्तर दिशा में है। अब इस जो स्कूल की स्थिति को हम रेलवे स्टेशन के सापेक्ष निर्धारित करेंगे। तो यहाँ पे जो आपको कहना है ना निर्देश बिंदु, तो हम कैसे, एक कहीं से हमें स्टार्टिंग पॉइंट तो मानना पड़ेगा ना कि हम कहाँ से क्या डिस्टेंस कैलकुलेट कर रहे हैं। तो हमारा, आप जो स्कूल है वो आप अपने घर से भी सोच सकते हैं कितना दूर है। आप ये भी मान सकते हैं कि आपके दोस्त, आपके कोई रिश्तेदार है उनके घर से कितना दूर है। तो अलग अलग स्थिति है। तो हमने इस समय जो कि हम उसका अगर डिस्टेंस हमें कैलकुलेट करना है, तो हमने यह मान लिया कि रेलवे स्टेशन और स्कूल का जो डिस्टेंस है वो 2 किलोमीटर उत्तर दिशा की तरफ है। हम दूसरे निर्देश बिंदुओं का भी अपनी सुविधानुसार चयन कर सकते हैं। यही जो मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया था कि आपके घर से कितना दूर है स्कूल, आपके किसी फ्रेंड के घर से कितना दूर है स्कूल, आपके किसी रिश्तेदार के घर से कितना दूर है स्कूल, या अगर आपके गांव में हॉस्पिटल है या कोई दुकान है उससे कितना दूर है। तो हम एक स्टार्टिंग बिंदु के हम जब डिस्टेंस बताते हैं, तो जैसे रेलवे स्टेशन से स्कूल 2 किलोमीटर है, लेकिन हो सकता है आपके घर से उसका आधा किलोमीटर ही रास्ता हो, है ना। और आपके घर से वो पूर्व दिशा में हो, जबकि यहाँ पे हम जब स्टेशन से देख रहे हैं वो उत्तर दिशा में हो। तो इसलिए किसी वस्तु की स्थिति को बताने के लिए हमें एक निर्देश बिंदु की आवश्यकता होती है, और उसे हम मूल बिंदु कहते हैं। तो हमें कहीं अगर हमें कोई एक डिस्टेंस कैलकुलेट करना, तो हमें एक स्टार्टिंग पॉइंट लेकर तभी हम डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं। सिंपल, जैसे ये सोच लिया आपका स्केल है 6 इंच वाला, तो हम एक मानते हैं ना कि ये यहाँ ये पॉइंट है, यहाँ से जब हम एक लाइन खींचेंगे तब मानेंगे ये 1 सेंटीमीटर की है, और एक पर्टिकुलर बिंदु तक रोकेंगे तो जितना स्केल में मेजरमेंट आएगा उतना बनेगा। तो कहीं ना कहीं हमें स्टार्टिंग एक पॉइंट चाहिए होता है। अब जैसे हम सरल रेखीय गति की बात कर रहे हैं, तो अगर गति को हम देखें तो उसमें जो ये जो सरल रेखीय गति है, तो ये अगर कहीं सबसे ज्यादा सिंपल है, इसमें कुछ सोचना ही नहीं है, क्योंकि हमारा स्टार्टिंग पॉइंट एंड पॉइंट डिस्टेंस खत्म, हमें और कुछ कैलकुलेट करना ही नहीं होता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक हम एग्जांपल लेते हैं और कहते हैं कि कोई वस्तु जो सरल रेखीय पथ पर गतिमान है, मीन्स वो सीधी एक लाइन में गतिमान है।
तो ये जो वस्तु अपनी गति बिंदु O से, ये देखिए, ये इसमें आपको ये फिगर से दिखाया है कि वो जो वस्तु है वो अपनी O स्थिति से, ये आपकी स्टार्टिंग मानी जा रही है। ठीक है, तो यहाँ जरा सा देख लेते हैं। तो निर्देश बिंदु, अगर आपसे कभी ऐसे एक वर्ड आपके सामने आए तो आप ये मान लीजिए स्टार्टिंग पॉइंट, कहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, और फिर वो हम ये देखते हैं भिन्न भिन्न क्षणों में वो ए बी और सी वस्तु की स्थितियों को वो प्रदर्शित कर रहे हैं। तो कोई वस्तु क्या है, वो ओ से स्टार्ट होती है और वो विभिन्न स्थितियों में सी पर, बी पर, ए पर वो ऐसे गुजरती हुई वो ए पर पहुंचती है। और इसके बाद क्या होता है, इसके बाद क्या होता है, जब वो ए स्थिति पर पहुंच जाती है वो वस्तु, फिर वो एक वापस होना स्टार्ट होती है और वो ए से बी जाती है और बी से वो सी स्थिति पर पहुंच जाती है। तो मीन्स क्या हुआ, कोई वस्तु ओ से सी पर गई, बी पर गई, फिर ए पर पहुंची, फिर वापस वो आती है बी पर आती है और फिर वो सी पर आती है। तो ये आप ऐसे समझ लीजिए कि कोई एक सीधी आपका एक रोड है और आप वहां जा रहे हैं, और पहले आप अपने एक किसी फ्रेंड के यहाँ गए, फिर दूसरे फ्रेंड के यहाँ गए, फिर तीसरे फ्रेंड के यहाँ गए, उसके बाद फिर आप घर की तरफ वापस आ रहे हैं, तो आप अपने पहले बिल्कुल जो लास्ट में जो फ्रेंड मिला था उसके घर पहुंचे, उसके बाद आप फिर दूसरे फ्रेंड के घर पहुंचे और वहां आप रुक गए। ठीक है, तो ये इस टाइप से आप मान लीजिए। तो यहाँ पे अगर हम तय की हुई कुल दूरी को अगर देखें, तो हमारी जो तय की हुई दूरी पूरी, अगर हम कहें कि वो वस्तु कितना चली है, तो हम क्या करेंगे, ओ ए टोटल ये डिस्टेंस और प्लस ए सी, क्योंकि वो यहाँ से यहाँ पर भी तो आई है, तो हम ये नहीं कहेंगे लास्ट पॉइंट पर गई तो वो रुक गई, वो उसके बाद फिर वो रिवर्स डायरेक्शन में चलना स्टार्ट हुआ, तो हमारा जो टोटल उसका जो हम डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे तो वो आ जाएगा ओ ए, जो आ गया आपका 60 किलोमीटर, और फिर ए से सी की स्थिति को अगर हम देखें तो ये 35 किलोमीटर आ गई। ठीक है, ये 5-5 का डिफरेंस है, तो 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, क्लियर हुआ। तो ये तो टोटल जो डिस्टेंस चली वो 60 प्लस 35 मीन्स 95 किलोमीटर ये वस्तु चली है। तो किसी वस्तु की दूरी को निर्धारित करने के लिए हम केवल अंकीय मान की आवश्यकता होती है, हमें उस गति की दिशा की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन कुछ ऐसी राशियां होती हैं जिन्हें केवल हम अंकीय मान द्वारा हम व्यक्त नहीं कर सकते हैं, और उसमें हम डायरेक्शन की भी बात करते हैं कि सीधे गई वापस आई, तो ये भी एक हमारा कैलकुलेशन चलता है। लेकिन अगर हमें टोटल एक डिस्टेंस कैलकुलेट करना है कि वो वस्तु कितनी गई, तो हम अभी सिर्फ एक अंकीय मान पर ही अपने को एक सीमित रखते हैं। तो ये एक आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे मार्क कर लीजिए। किसी भौतिक राशि का अंकीय मान उसका परिमाण है। ठीक है, तो उसका अंकीय मान जो है उसका वो परिमाण होता है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि जो वस्तु की जो प्रारंभिक स्थिति O से अंतिम स्थिति क्या थी C को, अगर हमें ये देखिए, प्रारंभिक स्थिति O थी, लेकिन यहाँ आके ये रुक गई, मतलब मीन्स ये पूरा चली और फिर उल्टा वापस आके यहाँ रुक गई है, तो ये हम इसकी अंतिम स्थिति मान रहे हैं। क्लियर हुआ। तो ये जो C है वो जो C पॉइंट है, तो ये उसकी अंतिम स्थिति है। तो हम पूरा हमने कैलकुलेट करा O से A तक और फिर A से C तक का, तब हमें उसकी पूरी एक जो डिस्टेंस है वो कैलकुलेट हो गया है। तो ये दूरी आपको A से गुजरते हुए O से C तक के विस्थापन का अंकीय मान देता है। तो अब यहाँ पे देखें, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इसलिए मैं आपके सामने पढ़ रही हूँ। यहाँ पे एक नया वर्ड आ रहा है आपके सामने, विस्थापन, जिसको अभी हम और थोड़ा समझेंगे।
तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो अगर हम उस वस्तु को देखें तो ये देखिए, तो हम ये देखेंगे कि इसका इस वस्तु का जो O पर जो स्थिति थी उसका विस्थापन C तक हुआ। ठीक है, अब हम ये क्यों कह रहे हैं कि उसका विस्थापन सिर्फ C तक हुआ है, इसको हम और अभी समझेंगे। तो वस्तु की प्रारंभिक व अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को वस्तु का विस्थापन कहते हैं। ये आ गया विस्थापन। अब आपको समझ में आया विस्थापन क्या हुआ, कहां से स्टार्ट हुई और लास्ट उसकी क्या पोजीशन थी। तो हम जो देखा कि वो O से A तक है, लेकिन A से फिर वो O की तरफ आई है, लेकिन पूरा O तक नहीं पहुंची है, वो C पर रुक गई है। तो जो विस्थापन हुआ, उसका जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है, वो O से C तक हुआ है। तो ये जो विस्थापन का जो परिमाण जो है वो वस्तु के द्वारा तय गई दूरी के बराबर नहीं होता है। हम उसको नहीं, अगर हम देखें तो तय की हुई जो टोटल दूरी जो हमने कैलकुलेट करी वो 95 किलोमीटर है, लेकिन अगर हम विस्थापन देखें तो हम विस्थापन को 95 किलोमीटर नहीं कह सकते हैं। तो विस्थापन को अगर हमें उसको कैलकुलेट करना हो तो हमें क्या करना होगा, तो O से A तक की वस्तु की गति के लिए तय की जो दूरी थी वो 60 किलोमीटर है, और जो विस्थापन का परिमाण भी हम 60 किलोमीटर तब मानेंगे जब जो वस्तु है वो O से चली और A पर रुक गई। ठीक है, लेकिन इसमें हम क्या देखते हैं कि O से A तथा पुनः B तक गति के दौरान तय गई जो दूरी थी वो थी 60 + 25 किलोमीटर। तो यहां से ये देखें, O से A पर आई और A से B तक कितना हुआ, तो O से A तक आपका 60 और B तक 5, 10, 15, 20, 25। तो यहाँ देखिए O से यहाँ पे हम जो कह रहे हैं O से A तथा पुनः B तक गति के दौरान तय की गई दूरी आपकी 85 किलोमीटर है, और विस्थापन का परिमाण जो है वो 35 किलोमीटर होगा। तो विस्थापन का परिमाण 35 कैसे होगा, यहां देखें कि O से अगर हम B की स्थिति को मानते हुए चल रहे हैं तो 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35। तो विस्थापन इतना हुआ, जबकि दूरी कितनी थी हमारी 60 और 35, वो 25 हमने जो मानी थी, लेकिन विस्थापन जो हुआ अगर हम B की स्थिति को लेकर चल रहे हैं तो विस्थापन जो है वो 35 किलोमीटर है, और तय की गई तो पूरी जो दूरी है वो 85 किलोमीटर है। और फिर हम लोग आगे ये देख सकते हैं कि विस्थापन का परिमाण हम जीरो भी मान सकते हैं। जीरो कब माने, कि जब वो है कि कोई वस्तु O से चली A तक आई और A से वो वापस O तक पहुंच गई, तो जो उसका विस्थापन होगा वो जीरो हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा आपको एक समझने का है कि विस्थापन मीन्स कि उसकी पहली जो पोजीशन है और जो लास्ट पोजीशन है उसमें कितना आपका डिफरेंस आ रहा है। तो यहाँ पे हमने जैसे देखा, अगर हम O से कोई वस्तु A चली और A से वो अगर C तक पहुंच गई है तो विस्थापन हमारा 25 रहेगा, और टोटल चली हुई दूरी कितनी हो जाएगी आपकी 60, और ये जो हमने पहले 35 कैलकुलेट करी थी, टोटल चली दूरी 95 हो जाएगी अगर कोई वस्तु सी पर रुक रही है। बी पर अगर रुक रही है तो जो हमने अभी ये कैलकुलेट करा था विस्थापन 35 किलोमीटर और तय की गई हुई दूरी 85 किलोमीटर। क्लियर हुआ? तो और अगर हम ये देखते हैं कि कोई वस्तु गति करते हुए पुनः O तक जाती है तो हमारा जो विस्थापन तो जीरो हो जाएगा, लेकिन तय की हुई दूरी आपकी पूरा क्या हो जाएगा 120, क्योंकि 60 किलोमीटर वो इधर चली और 60 किलोमीटर चल के वो वापस उस स्थिति पर पहुंची है, तो इसलिए उसकी जो चली हुई दूरी है वो आपकी हो जाएगी 120 किलोमीटर। तो दो वर्ड्स याद रखें, तय की हुई दूरी और विस्थापन। तो विस्थापन लास्ट इनिशियल पोजीशन
और लास्ट पोजीशन का जो डिफरेंस आता है वो विस्थापन होता है। तो ये जो दो विभिन्न भौतिक राशियां दूरी एवं विस्थापन का प्रयोग वस्तु की पूरी गति प्रक्रिया को व्यक्त करने के में तथा दिए गए समय में वस्तु की प्रारंभिक स्थिति के सापेक्ष अंतिम स्थिति ज्ञात करने में किया जाता है। यह मार्क कर लीजिए। तो जो ये दोनों भौतिक राशियां हैं, दूरी एवं विस्थापन, तो दूरी कहाँ कहाँ कितना चली है, विस्थापन जैसे कोई वस्तु चली यहाँ से और वो यहाँ आके रुक गई है, वो पूरा इतना लंबा गई और फिर यहाँ आके रुक गई है, तो इन दो जो मेरे हाथ के बीच का जो डिस्टेंस है वो विस्थापन माना जाएगा। तो ये एक हमने नई चीज सीखी है, विस्थापन। ठीक है, फिर हम लोग एक और चीज देखते हैं, एक समान गति और असमान गति। तो अगर कोई एक वस्तु एक सीधी रेखा पर चल रही है, माना पहले एक सेकंड में वो 50 मीटर, दूसरे सेकंड में 50 मीटर, तीसरे सेकंड में, मतलब हर सेकंड में वो 50 मीटर चल रही है, तो इस जो की दूरी अगर वो एक तय करती है, तो और उसके साथ तो उस टाइप की जो हम उसको एक गति कहेंगे, वो एक समान गति कहलाएगी। कि अगर कोई वस्तु, यहाँ ये मार्क कर लीजिए, कोई वस्तु समान समयांतराल में समान दूरी तय करती है, तो उसकी गति को हम एक समान गति कहते हैं। मतलब जैसे हमने देखा, एक सेकंड में 50 मीटर, फिर एक सेकंड में 50 मीटर, फिर एक, मतलब हर सेकंड में वो 50 मीटर चल रही है, तो एक समान गति हम उसको मानते हैं। इस तरह की गति में समयांतरण छोटा होना चाहिए। हम दैनिक जीवन में कई बार देखते हैं कि वस्तुओं के द्वारा समान समयांतराल में असमान दूरी तय की जाती है। जैसे हम कोई भीड़ वाली सड़क पर चल रहे हैं, तो पता चला कि हमने 50 मीटर तो एक सेकंड में कर लिया, लेकिन उसके बाद का जो 50 मीटर है वो हमने करीब कहीं 20 सेकंड में तय करा। तो क्योंकि भीड़ है, जब हमें भीड़ मिल रही है तो हमारी गति कम हो रही है, जब भीड़ नहीं है तो हम तेज चल रहे हैं, तो वो जो गति होती है वो एक असमान गति कहलाती है। तो ये याद रखें कि सेम टाइम पीरियड में सेम डिस्टेंस कवर करना वो एक समान गति है, और आपका सेम डिस्टेंस अलग अलग टाइम पीरियड में कवर करना वो असमान गति कहलाती है। तो जैसे हम जब भीड़ वाले रास्ते पर चलते हैं, तो हम उस वो जो अगर हम जनरली देखें अपनी रूटीन लाइफ में, वो एक असमान गति के हम कैटेगरी में रखते हैं, क्योंकि अलग अलग समय में हम अगर हम समय अलग अलग समय नहीं कहें, हम ये कहें कि एक उतने समय में कभी हम एक ज्यादा डिस्टेंस कवर कर लेते हैं और कभी कभी हम कम डिस्टेंस कवर कर पाते हैं। तो ये आ जाता है आपका असमान गति का एक एग्जाम्पल। तो यहाँ देखें, दो वस्तुएं ए तथा बी की गति संबंधित आंकड़ों को हमने 8.1 में दे रखा है, और यहाँ पे आप देखकर बताएं कि वस्तुओं की गति एक समान है या असमान। तो ये देखिए, यहाँ पे देख रहे हैं आपके 9:30 पर वो स्टार्ट हुआ, तो वस्तु ए द्वारा तय गई दूरी आपकी 10 मीटर थी, और वस्तु बी द्वारा तय गई जो दूरी थी वो 12 मीटर थी। फिर 15 मिनट बाद देखिए, 15-15 मिनट का डिस्टेंस है, तो 15 मिनट बाद उसने ए ने वही 10 मीटर और चला, तो वो 20 मीटर, और यहाँ पे हम देख रहे हैं वो 19, और फिर हम देख रहे हैं 10:30 और यहाँ पे 23 बी का। तो यहाँ देख रहे हैं हम 15-15 मिनट में हमें 10 मीटर का एवरेज मिल रहा है ना। यहाँ पे भी 10, 20, 10-10, लेकिन यहाँ पे हमें असमान मिल रहा है। यहाँ पे अगर करें तो ये 7 मीटर ही चली, और यहाँ पे देखें तो ये 4 मीटर ही चली, और यहाँ देखें तो ये करीब 12 मीटर चली है। तो हमें देख रहे हैं 15 मिनट के अंतराल में यहाँ पे हमें एक असमानता दिखाई दे रही है। तो जो वस्तु बी है ये असमान गति से चल रही है, और वस्तु ए एक समान गति से चल रही है। तो
याद रखिएगा, क्योंकि अलग अलग टाइम पीरियड है तो वस्तु भी जो है वो असमान गति से चल रही है। तो आज जो पढ़ा इसके हम नोट्स देख लेते हैं। वस्तु के विस्थापन की बात कर रहे हैं तो वस्तु की प्रारंभिक व अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को वस्तु का विस्थापन कहते हैं। और ये याद रखिएगा, प्रारंभिक व अंतिम स्थिति, ये नया हो सकता है आपके लिए टर्म, तो इसको ध्यान से समझ लीजिएगा। दूरी एवं विस्थापन की बात करें, दूरी एवं विस्थापन का प्रयोग वस्तु की पूरी गति प्रक्रिया को व्यक्त करने में तथा दिए गए समय में वस्तु की प्रारंभिक स्थिति के सापेक्ष अंतिम स्थिति ज्ञात करने में किया जाता है। और एक समान गति तथा असमान गति, जैसा अभी हमने लास्ट उदाहरण में देखा था कि कोई वस्तु समान समयांतराल में समान दूरी तय करती हो, तो वो हमारी जो वस्तु है उसकी गति को हम एक समान गति कहते हैं। लेकिन अगर कोई वस्तु असमान समयांतराल में समान दूरी तय करती है तो वो उसके की गति को हम असमान गति कहते हैं। तो बच्चों, आज हम लोगों ने एक जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़ी है वो है हमारा विस्थापन। और ये क्योंकि आपका ये पूरा फिजिक्स से रिलेटेड टॉपिक चल रहा है गति, और ये विस्थापन का हमें एक बहुत ध्यान में रखना है, क्योंकि इस कॉन्सेप्ट को आगे लेकर हम आगे के कॉन्सेप्ट समझेंगे। तो कुछ से अगर आपको ये लिए अच्छा रहेगा कि जो आपने अभी सुना है, जो आपने ये सेशन अटेंड करा है, इसके बाद एक अपने जितना पार्ट पढ़ा है उसकी रीडिंग भी लगाएं। और अगर कोई डाउट है, प्रश्न है, तो आप मुझसे ऐप के थ्रू पूछ सकते हैं। अगले सेशन में फिर मिलते हैं। बाय।